व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एवरेजेस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD1 के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। सो टिल नाउ 60 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61। सो लेट्स रीड। द एवरेज एज ऑफ 5 चिल्ड्रन इज 7 years, which is increased by 5 years when the age of the father is included. Find the age of the father. ओके तो ये इजी क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं ऐसे बहुत सारे। देखो, हमें 5 चिल्ड्रन की एवरेज एज दे रखी है 7 years, ठीक है। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 5 एंड उनकी एवरेज एज कितनी है 7 years, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो ये एवरेज एज है ना, ये बढ़ के ये 5 से बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो एवरेज एज है ये 7 से बढ़ के 12 हो जाती है ना, 5 से बढ़ गई। लेकिन ये होता कब है, व्हेन द एज ऑफ द फादर इज़ इंक्लूडेड, जब फादर की भी एज उन चिल्ड्रन में इंक्लूड कर दी जाती है। तो अब बताओ फादर की एज क्या हो गई। ऑलराइट, सो एन क्या हो गया हमारा, पहले 5 बच्चे थे और फिर फादर की एज और इंक्लूड हो गई तो नंबर ऑफ पीपल हो गए 6, ठीक है। एंड हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सम की तरफ जाते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इनटू एन। तो इनिशियली जो 5 पीपल थे, 5 चिल्ड्रन, उनकी एवरेज एज 7 थी, है ना। तो टोटल सम ऑफ देयर एजेस इज 7 into 5 दैट इज 35 years, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब सम ऑफ एज हो जाती है 12 into 6 दैट इज 72 years, ठीक है। तो अब ये सम में शिफ्ट 35 से 72 कैसे हुआ भाई, ये तो बच्चों की एज का सम था ना, इसमें फादर और जुड़ गए, है ना, फादर की एज और जुड़ गई तो 72 हो गई ईयर्स। तो 35 प्लस फादर की एज इक्वल्स टू 72, देयरफॉर फादर की एज आ गई 72 माइनस 35 दैट इज 37 years इज आवर आंसर। ऑलराइट, अब ये तो बेसिक था। अब हम इसे प्रॉपर्टी से कैसे करेंगे, जो हमने सीखा था इसी बुक से, एडवांस मेथड। तो देखो, एवरेज था 7 और हो गया 12, यानी कि 5 से बढ़ गया। और हम एस्यूम करते हैं कि जो ये 7 एवरेज है यही इन 5 बच्चों की एज थी, ठीक है। तो अगर 7 से 12 हुआ मतलब 5 से एक बच्चे की एज बढ़ी, तो 5 बच्चों की एज 5 से बढ़ेगी, है ना। तो मतलब सम में डिफरेंस हुआ 5 into 5 दैट इज 25 का। एंड ये 12 साल वाली एवरेज एज में फादर की भी एज इंक्लूडेड है, तो मतलब फादर ने 12 पे इसे मेंटेन किया, तो 25 + 12 दैट इज 37 years हो गई आपकी फादर की एज। सो प्रॉपर्टी से इतने में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 62। The average weight of a class of 20 students is 50 kg. If, however, the weight of the teacher is included, the average becomes 51. The weight of the teacher is, alright, अब देखो 61 क्वेश्चन भी ऐसे ही था और 62 भी सेम है। उसमें क्या था, चिल्ड्रन थे और उसमें फादर की एज इंक्लूड हो गई तो एवरेज बढ़ गया। अब इसमें स्टूडेंट्स हैं और टीचर की एज इंक्लूड हो गई तो एवरेज बढ़ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन तो सेम है, तो मैं इसका सिर्फ आपको प्रॉपर्टी से बता देता हूँ, बाकी आप बेसिक मेथड अपने आप से कर लेना, ठीक है। सो देखो, द एवरेज वेट ऑफ द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स इज 50, तो 50 एवरेज एज थी। द वेट ऑफ द टीचर इज़ इंक्लूडेड एंड द एवरेज बिकम्स 51। टीचर के इंक्लूड होने से वो वेट कितना हो जाता है, एवरेज वेट 51 हो जाता है। मतलब एवरेज में डिफरेंस आया 1 का, करेक्ट। अब ये जो एवरेज एज है, एवरेज वेट सॉरी, हम एस्यूम करेंगे कि ये 20 जो स्टूडेंट्स थे ना, इन सब का वेट 50 किलो ही था, ठीक है। तो अब एक स्टूडेंट का वेट 50 से 51 हुआ, यानी कि 1 से बढ़ा, तो 20 स्टूडेंट का वेट 1 से बढ़ा, है ना। तो मतलब सम में 20 into 1 दैट इज 20 का इंक्रीज़ हुआ, करेक्ट। एंड एक टीचर आया जिसने 51 पे एवरेज को मेंटेन किया, उसी का वेट हमसे पूछा है, तो 51 पे मेंटेन किया तो प्लस 51 और हम कर देंगे और वेट आएगा आपका 51 + 20 दैट इज 71 kgs इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 63। Ram bought 2 toys for rupees 5.50 each.
3 toys for rupees 3.66 each and 6 toys for rupees 1.833 each. The average price per toy is ओके तो अब ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो और समझ के भी कर सकते हो, दोनों से करके देखते हैं। तो देखो राम ने 2 टॉयज़ खरीदे, ठीक है, N1 कितना हो गया 2, जो कि 5.50 रुपीज़ ईच के थे, ठीक है, 5.5 ईच के। अब चाहे पर टॉय का रेट बोलो इसे या फिर एवरेज रेट बोलो, बात एक ही है। तो मीन वन कितना हो गया 5.5, फिर क्या हुआ 3 टॉयज़ उसने खरीदे विद द एवरेज रेट ऑफ x2 दैट इज़ 3.66, ठीक है, जो पर टॉय का रेट है वही हमारा एवरेज रेट भी होता है। ऑलराइट, देन N3 इक्वल्स टू 1.833 एंड नंबर ऑफ टॉयज़ कितने हैं, अच्छा सॉरी ये मीन लिख दिया ना मैंने, ठीक है, ये मीन है, मैं n नीचे लिख देता हूँ। N3 हो गया 6 टॉयज़, ठीक है। अब ये हमसे पूछा था एवरेज प्राइस पर टॉयज़, तो 2 टॉयज़ का एवरेज इतना, 3 का इतना और 6 का इतना। अब हमें इनका कंबाइंड एवरेज पूछा है, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि कंबाइंड एवरेज का क्वेश्चन है। एंड कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, हमने बुक से देखा था, N1 इंटू x1 बार प्लस N2 इंटू x2 बार प्लस N3 इंटू x3 बार, ठीक है, अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। सर ये तो फॉर्मूला था, तो हम क्या करेंगे, हम 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3.66 प्लस N3 कितना है 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.833, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 6 और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने फॉर्मूला से समझा, अब इसे समझ के भी कर लेते हैं, ठीक है। अब भूल जाओ कोई फॉर्मूला था, अब हम इसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। देखो क्वेश्चन में बोला है राम ने 2 टॉयज़ खरीदे 5.5 रुपीज़ ईच के, 3 टॉयज़ खरीदे 3.66 ईच के एंड 6 टॉयज़ खरीदे 1.833 ईच के। तो मुझे एवरेज प्राइस पूछा है पर टॉय, ठीक है। तो हम एवरेज का बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे, भाई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन n, है ना, जिसमें n हो गया नंबर ऑफ टॉयज़ और सम हो गए कि कितने उसने टोटल पैसे खर्च करें, ठीक है। तो सम निकालने के लिए भाई एक टॉय 5.50 रुपीज़ का था और उसने उसके 2 टॉय खरीदे, यानी 5.5 इंटू 2 दैट इज़ 11 रुपये उसने इधर लगाए, प्लस 3 टॉय उसने 3.66 के खरीदे, तो टोटल सम उसने कितना खर्च किया 3 इंटू 3.66, करेक्ट, प्लस 6 टॉयज़ उसने 1.833 ईच के खरीदे, तो टोटल पैसे उसने कितने खर्च किए 6 इंटू 1.833, करेक्ट। तो ये तो उसने सम ऑफ मनी टोटल खर्च किया, ठीक है। अब सम आ गया ऊपर एंड नंबर ऑफ टॉयज़ कितने बने उसके, 2 यहाँ 3 यहाँ और 6 यहाँ, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 6 11 अपॉन 11, तो आपका आंसर इससे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, नहीं ना, इधर हमने रट्टा मार के करा कि ऐसे ऐसे फॉर्मूला हमें लिखना होता है, इधर हमने समझ के करा, है तो वही चीज़। देखो 5.5 इंटू 2 इज़ 11, देन दिस इज सेम, ये भी सेम है, अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 6 इज़ 11, दैट्स इट। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसी कैलकुलेशन को हम कैसे सॉल्व करें कि 1.833 लिखा है एंड 3.66 लिख रखा है। तो वैसे तो कैलकुलेटर अवेलेबल होता है कैट में, लेकिन ओमेट्स भी तो होते हैं एंड वहाँ तो कैलकुलेटर नहीं होता। तो उस सिचुएशन में हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, तो देखो अब इस क्वेश्चन में वैसे कुछ भी नहीं है, हमें बस कैलकुलेशन सीखनी है। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है डेसिमल टू फ्रैक्शन में, ठीक है, एंड कभी कभी ये काम आता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन में भी करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन का एग्जांपल लूँ, तो अगर मुझे क्वेश्चन में बोला कि 33.33% निकालो आप 200 का, ठीक है, तो कितना मुश्किल लग रहा है, अरे 33.33 अपॉन 100 इंटू 200, बल्कि मैंने इजी ले लिया, अगर मैं इसे फॉर एग्जांपल 255 ले लूँ, ठीक है, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अरे अभी इसे
कैलकुलेशन में तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैंने ये 33.33% को फ्रैक्शन में कर लिया, जो कि होता है 1/3, तो 1/3 ऑफ 255 तो निकालना मुझे अच्छे से आता है। 3 टाइम्स 8 इज़ 24 एंड 3 5s are 85। तो ये आ गया आपका आंसर। अब 33.33% ऑफ 255 निकालो या 1/3 ऑफ 255 निकालो, बात एक ही है ना। हमने करा क्या, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। वैसे ही सेम ये डेसिमल भी बोल सकता था कि 0.3333 इंटू 255 करो। अब ये निकालना कितना मुश्किल है। अब इसकी जगह मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि 1/3 इंटू 255 निकालो। अब बताओ ये ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा आसान है? ऑब्वियसली ये ज़्यादा आसान है ना। तो वैसे ही अब ये डेसिमल्स में हमें दे रखे हैं 1.833 और ये 3.66। तो अब इसे मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूँ? तो देखो, पहली बात, हमारे पास एक ये फ्रैक्शन कन्वर्जन टेबल दे रखी है परसेंटेज में, परसेंटेज चैप्टर में, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले ये। सो देखो, ये परसेंटेज चैप्टर है एंड परसेंटेज चैप्टर में यहाँ पे परसेंटेज कन्वर्जन टेबल दे रखी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, 33.33% को मैं 1/3 लिख सकता हूँ, है ना। वैसे ही 66.66% को मैं 2/3 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप पहले इतना देखो, मुझे 0.66 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब 66.66% यहाँ पे कर देता हूँ। देखो 66.66%, इसको मैं डेसिमल में 0.666 भी लिख सकता हूँ, करेक्ट। एंड इसे फ्रैक्शन में मैं कितना लिख सकता हूँ, 2/3, करेक्ट। इसे ध्यान रखना। अब दूसरा मुझे क्या चाहिए, 1.833। अब 1 अलग कर दो 0.833 का, देखो तो यहाँ पे देखो 83.33% को मैं डेसिमल में क्या लिख सकता हूँ, 0.8333, करेक्ट। एंड इसे फ्रैक्शन में मैं लिख सकता हूँ 5/6, करेक्ट। इतना समझ में आ गया। अब इसे चलते हैं मेन कैलकुलेशन में, देखें कैसे यूज़ करते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये 3.66 है, तो 3.66 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 0.66, करेक्ट। अब 0.66 या फिर जो भी आगे कंटिन्यू हो रहा है बात वही है, उसको मैं फ्रैक्शन में 2/3 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 + 2/3 विच इज़ 3 आ गया एलसीएम, तो 3 3 9 + 2 11, ठीक है। तो इस 3.66 को मैंने अल्टीमेटली फ्रैक्शन में लिख लिया विच इज़ 11/3। अब हम देखते हैं 1.833 को कैसे लिखना है। सो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 + 0.833, करेक्ट। अब 1 तो एज इट इज़ आ गया एंड मुझे पता है कि 0.833 को मुझे फ्रैक्शन में 5/6 लिखना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 इज एलसीएम, 6 × 6 + 5 11। तो 1.833 को मैं फ्रैक्शन में 11/6 भी लिख सकता हूँ। अब आई नो आपके लिए ये थोड़ा नया कंसेप्ट है, लेकिन जब आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ोगे, वो कन्वर्जन टेबल पढ़ोगे, LRDI के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एंड स्पेशली LRDI में बहुत काम में आता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली वो आपसे फ्रैक्शन निकलवाएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो एंड फिर ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं। लिटरली बस प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप सोल्यूशन आने लगेगा। तो अब देखो इसे मैं कैसे सॉल्व करूँगा। इसे मैं लिख दूंगा 11 + 3 × अब 3.66 की जगह यहाँ पे 11/3 कर दूंगा, प्लस 6 × 1.833 की जगह 11/6 कर दूंगा, अपॉन 11, ठीक है। सो 3 से 3 कैंसिल, ये 6 से 6 कैंसिल, तो ये अल्टीमेटली है क्या, 11 + 11 + 11 33/11 दे रखा है विच इज़ नथिंग बट 3। सो देयरफॉर आपका ओवरऑल मीन कितना आ गया, 3 इज़ योर आंसर। ऑप्शन नंबर, हम कहाँ पे थे, सॉरी 63, हाँ 63, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ये आपको लंबा लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको ये समझाया है। एक बार आप इस मेथड से कंफर्टेबल हो गए ना, आप इसे 2 मिनट में कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, 40 oranges and 65 apples were purchased for 480 rupees. If the price per apple was 4 rupees, then the average price of orange was, all right.
सो 40 ऑरेंजेस थे, यहाँ मैं ऑरेंजेस के बारे में लिख रहा हूँ, यहाँ मैं एप्पल्स के बारे में। तो नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस कितने थे 40 एंड नंबर ऑफ़ एप्पल्स थे मेरे पास 65। टोटल खर्चा हुआ 480 रुपये इन ऑरेंजेस और एप्पल्स को ख़रीदने में। ठीक है, अब ये बोला है एक एप्पल 4 रुपये का था। ठीक है, अब पर एप्पल का प्राइस या फिर मीन प्राइस बात एक ही है, वो 4 रुपये का था। ठीक है, तो टोटल एप्पल में कितना खर्चा हुआ 65 इंटू 4 दैट इज़ 130 इंटू 2 260, 260 रुपये के एप्पल है। अब वो बोल रहा है कि टोटल खर्चा ऑरेंजेस और एप्पल्स को करने में 480 रुपीज़ लगे, है ना। 40 ऑरेंजेस एंड 65 एप्पल्स और परचेज फॉर 480 रुपीज़। तो number of oranges, sorry, the amount of oranges purchased plus the amount of apples purchased is rupees 480। तो 260 में मैं क्या प्लस करूँगी 480 आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका 220। तो इसका मतलब ऑरेंजेस में जो खर्चा हुआ है वो 220 रुपये का हुआ है। तो अब नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस 40 हैं, सम जो खर्चा हुआ है वो 220 का है, तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया 220/40 दैट इज़ 2 × 2 2 × 11 दैट इज़ 5.5। तो 5.5 रुपीज़ के ऑन एन एवरेज वो ऑरेंजेस थे। अब चाहे उसे एवरेज प्राइस बोलो या फिर पर प्राइस बोलो, पर ऑरेंज का जो प्राइस है बात एक ही है। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए 5.5 इज़ योर आंसर। तो ये तो बहुत ईजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6.5, sorry, question number 65 है, my bad. The average of 7 consecutive numbers is p. If the next 3 numbers are also added, the average increases by, alright, so 7 consecutive numbers थे। ठीक है, consecutive numbers क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि एक सीक्वेंस से होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ये सारे consecutive numbers हैं। जैसे कि 17 18 19 20 है ना, लाइन से आ रहे हैं तो ये consecutive numbers हैं। तो 7 consecutive numbers का बोला है ऑन एन एवरेज, उनका एवरेज था p। ठीक है, अभी जनरल क्वेश्चन है, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन, तो आप इसमें x लेके तो कर ही सकते हो, लेकिन कोई एग्जांपल लेके भी कर सकते हो तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पूछी एंड कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन भी नहीं है। ठीक है, तो आप या तो ऐसे करके कर सकते हो, लेट द 7 consecutive numbers भी x x+1 x+2 से लेके x+6 तक, लेकिन इसमें फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं 1 2 3 4 को ही लेट कर लेता हूँ, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, मुझे कैलकुलेशन ईजी करनी है तो मैं 1 से एज्यूम कर लेता हूँ। तो लेट द 7 consecutive numbers भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब इनका एवरेज बोला है p है, तो p की वैल्यू देखते हैं। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज इज सम अपॉन n। तो इसका सम करते हैं, तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 20 तो यही हो गया, 5 + 2 7 एंड 8, तो 28 हो गया आपका सम एंड नंबर हो गए 7। तो 7 × 4, तो इनका एवरेज आ रहा है 4। ठीक है, अभी तो मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है क्योंकि ये मैंने लेट किया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो है वो p की वैल्यू है। ठीक है, सो p की वैल्यू मुझे पता चल गई 4। अब क्वेश्चन में बोला है इफ़ द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर ऑल्सो एडेड, नेक्स्ट 3 नंबर्स मतलब अभी जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं, अब इनके अगले 3 नंबर्स को हम और ऐड कर दें तो बताओ एवरेज में कितना चेंज आएगा, कितना इंक्रीज़ होगा। तो अभी तक 7 तक मैंने गिना था, अब मैं 3 और दैट इज़ 8 9 10 और गिन लेता हूँ। तो अब जो एवरेज है वो क्या होगा, तो सम में जो डिफरेंस आएगा, पहले 28 तक का था, देन 28 + 8 दैट इज़ 36 + 9 45 + 10 55। ठीक है, अपॉन नंबर्स कितने हो गए, पहले 7 थे अब 10 हो गए, अपॉन 10 दैट इज़ 5.5 आ गया मेरा नया एवरेज। तो बताओ 4 से 5.5 कितना इंक्रीज़ आया, ये आया आपके पास 1.5 का इंक्रीज़। ठीक है, सो देयरफॉर 1.5 इज़ योर आंसर। एंड आई डोंट नो ये p क्यों दे रखा था, शायद कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। एनीवेज 1.5 इज़ योर आंसर। दीज आर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 61 to 65। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
and thank you so much for watching. Keep learning.